जिंद और अभागी मीना। भाग 2, पोखर का रहस्य, जिंद की वापसी। ऑनसाइन अभागा, एक सुबह की वह अजीब परछाई। मीना की आत्मा के मुक्त होने के बाद नरीपुर गांव ने राहत की सांस ली थी। हल्की धूप, पक्षियों की आवाजें और खेतों पर तिरछी चमक, सब कुछ सामान्य लगता था। लेकिन जिस पोखर पर रात को युद्ध हुआ था, उस पोखर के पानी पर अभी भी एक हल्की काली चमक तैर रही थी। गांव वालों ने समझा कि वह बस किसी पेड़ की परछाई होगी, पर औंधा रत्नेश ने देखते ही भौहें सिकोड़ ली। यह परछाई किसी जीवित चीज की नहीं है, उन्होंने फुसफुसाया, पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। सीधो दी। फिलहाल भाग 2, पंचायत की मीटिंग और नया डर। दोपहर को गांव 12 बजे से 2 बजे तक चली कि पंचायत बुलवाई गई। मीना के परिवार को न्याय देने और गांव में शांति के लिए कुछ नियम तय करने की बात हुई। पर अचानक मीटिंग के बीच सरपंच रामस्वरूप चीख उठा, मेरे पीछे कौन खड़ा है? सभी मुड़े, वहां कोई नहीं था, लेकिन सरपंच का चेहरा पीला पड़ चुका था। वह कांपते हुए बोला, किसी ने मेरी गर्दन पर हाथ रखा, ठंडा बर्फ जैसे बर्फ। रत्नेश ने तुरंत कहा, यह जिंद की चाल हो सकती है, वह पूरी तरह गया नहीं है। गांव वाले घबरा गए, पर कल रात तो आपने उसे भगा दिया था, किसी ने पूछा। रत्नेश गंभीर हुए, जिंद को मिटाना आसान नहीं, वह जिस आत्मा में रहा हो, उसके टुकड़े, उसकी याद, उसका दर्द कहीं ना कहीं रह ही जाते हैं। अमोल ने धीरे से कहा, मतलब मीना पूरी तरह मुक्त नहीं हुई? रत्नेश ने कुछ नहीं कहा, उनकी चुप्पी ही उत्तर थी। भाग 3, मीना की मां की वापसी। शाम को गांव के बाहर वाली झोपड़ी से एक औरत भागती हुई आई। उसके बाल बिखरे थे, आंखें डरी हुई। मीना, मीना वापस आई है। सब दौड़ पड़े। वहां झोपड़ी के अंदर अंधेरा फैला था। धीरे धीरे आंखें अंधेरे में ढली तो देखा एक पुरानी चारपाई पर बैठी बूढ़ी शकुंतला देवी, मीना की मां, फुसफुसा रही थी। वह मेरे पास बैठी थी, इतनी चुप जैसे कोई इंतजार कर रहा हो। रत्नेश झट से अंदर आए और पूछा, तुमने क्या देखा? शकुंतला का गला सूख गया। मैं सो रही थी, तभी मेरे पैरों पर ठंडी उंगलियां पड़ी। मैंने सोचा बिल्ली होगी, पर जब आवाज आई मां, तो मैं कांप गई। मीना की आवाजें थी, लेकिन पूरी नहीं, टूटी हुई, डरावनी। रत्नेश का दिल धक से रह गया। मीना की आत्मा वापस क्यों आई, या यह जिंद का रूप था? भाग 4, पोखर की रात। नया रहस्य खुलता है। उसी रात रत्नेश, अमोल और 3 गांव वाले मशालें लेकर पोखर गए। पोखर शांत था, बहुत शांत, असामान्य रूप से शांत। रत्नेश ने मंत्र पढ़ना शुरू ही किया था कि पानी में लहरें उठी, धूंध सी फैलने लगी और पानी की सतह पर एक चेहरा उभरा। वह न तो पूरी तरह मीना का था, न पूरी तरह किसी दानव का। अजीब सा टूटा हुआ चेहरा, जैसे 2 आत्माएं एक शरीर में अटकी हों। और उसने कहा, मुझे छोड़ दो। अमोल डर कर पीछे हट गया। रत्नेश चिल्लाए, अगर ये मीना है तो जिंद क्यों बोल रहा है? और अगर यह जिंद है तो मीना की आवाज क्यों आ रही है? उस आवाज ने फिर कहा, वह अंदर फंसी है, जिंद मरता नहीं, फैल जाता है। अचानक पोखर का पानी जोर से उबलने लगा। पानी से 3 काली भुजाएं निकली और रत्नेश को खींचने लगी। गांव वाले चिल्लाए, मशाले मारी, हाथ गायब हो गए। लेकिन अब सच्चाई साफ थी, जिंद न तो मरा था, न कमजोर हुआ था, बल्कि अब वह पोखर में नहीं फंसा था, वह पूरे गांव में फैल चुका था। 5, जिंद का नया शरीर। अगले ही दिन एक और डरावनी खबर आई। गांव का चरवाहा नागू सुबह से गायब था। जब लोग उसे ढूंढने जंगल की तरफ गए तो उनका खून सूख गया। नागू एक पेड़ की डाल पर उल्टा लटका था। उसकी आंखें खुली थी और इस बार वह मुस्कुरा रहा था, एक डरावनी चौड़ी मुस्कान। उसके होंठ खुद ब खुद हिले। मीना, मीना, मीना फिर रुक कर बोला, मैं लौट आया हूं। और फिर उसकी आवाज बदलने लगी, घुटी हुई, गहरी, दानवी आवाज। जिंद को शरीर मिल गया। गांव वालों ने चीख मार दी। भाग 6, रत्नेश की हार। रत्नेश ने नागू का शरीर पकड़ा और मंत्र पढ़ने लगे, लेकिन इस बार मंत्र असर नहीं कर रहे थे। नागू की आंखों से काला धुआं निकलने लगा। वह हंसता हुआ बोला,
तुमने सोचा था एक घड़े से मैं बंधा हूं। मैं तो हर उस मौत से जन्म लेता हूं जहां अन्याय हो, जहां दर्द हो। रत्नेश ने कांपते हुए पूछा, तुम्हें शरीर किसने दिया? नागू की मुस्कान और चौड़ी हुई। मीना, उसकी आत्मा अब भी रो रही है और उसके हर आंसू से मुझे ताकत मिलती है। यह सुनते ही लोगों का दिल टूट गया। मीना की आत्मा अभी भी मुक्त नहीं थी, वह पोखर से बाहर नहीं आ पाई थी। भाग साथ पोखर का श्राप खुला। रत्नेश ने आखिरकार सच्चाई बताई। सालों पहले इस पोखर में एक बलि दी गई थी। एक लड़की को जिंदा फेंका गया था और उसी से जिंद की उत्पत्ति हुई। अमोल चौंक गया। कौन लड़की? रत्नेश ने धीमे स्वर में कहा, हाँ, मीना की परदादी। अब सब समझ गए। मीना की मौत एक दुर्घटना नहीं थी, ये पीढ़ियों से चला आ रहा श्राप था और जिंद का गांव पर अधिकार सिर्फ इसलिए था क्योंकि वह उसी खून की बलि चाहता था जो कभी उससे छीना गया था। भाग 8 फैसला, मीना को वापस बुलाना होगा। गांव वालों ने कहा, हम अब क्या करें? रत्नेश ने कहा, जिंद को हराने का एक ही तरीका है, मीना की आत्मा को उसके असली रूप में वापस लाना। वह जिंद को रोक सकती है, वह उसकी कैद तोड़ सकती है। अमोल डर कर बोला, लेकिन मीना की आत्मा तो पोखर के नीचे फंसी है, उसे कैसे बुलाएं? रत्नेश ने गंभीर स्वर में कहा, इसके लिए हमें एक मृत आत्मा का द्वार खोलना होगा। सब स्तब्ध। रत्नेश ने कहा, जिसका मतलब है आज हमें किसी जीवित को पोखर के पास खड़ा करना होगा जहां से आत्माएं गुजरती है। गांव वालों ने डर कर पूछा, कौन खड़ा होगा वहां? रत्नेश की आंखें अमोल पर टिक गईं। अमोल थरथरा गया। गुरुजी, मैं तो बस आपका शागिर्द हूं। रत्नेश ने कहा, लेकिन तुम्हारे अंदर डर कम है और मीना ने तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाया। अचानक कोई आवाज बोली, मैं खड़ी होंगी। सब मुड़े। वह थी मीना की मां शकुंतला देवी। उनकी आंखें दृढ़ थीं। अगर मेरी बेटी पीड़ा में है तो उसे निकालने का हक सिर्फ मां का है। रत्नेश ने सिर झुका लिया। 9 अंतिम रात शुरू होती है। पोखर के चारों तरफ मशालें जलाई गई। रत्नेश ने मंत्र शुरू किए। शकुंतला किनारे खड़ी हुई। पानी फिर से उबलने लगा। अचानक गहरे में से एक लड़की 100 का हाथ बाहर आया, सूखा, सफेद, कांपता हुआ। शकुंतला चीख पड़ी, मीना! हाथ वापस खींचा जाने लगा। जिंद की दानवी आवाज पूरे आकाश में गूंज उठी, वह मेरी है। रत्नेश चिल्लाए, शकुंतला, हाथ मत छोड़ना, वह मीना है। लेकिन उसी क्षण पोखर से काले हाथों का झुंड बाहर निकला और एक हाथ शकुंतला की गर्दन पकड़कर झटके से पानी में खींचने लगा। गांव वाले दौड़े, लेकिन अचानक पोखर से एक और चीख आई, मीना की, और पानी में से 2 परछाइयां उठी। एक काली, विशाल, दहाड़ती हुई जिंद और दूसरी कमजोर, सफेद, कांपती हुई मीना की आत्मा। भाग 10 टकराव। मीना बनाम जिंद, नया रूप। मीना ने अपनी मां को पकड़ लिया। जिंद ने मीना को खींच लिया। दोनों की आत्माएं एक भयंकर प्रकाश में भिड़ गईं। जिंद गरजा, मुझे छोड़ो, मैं तुम्हारा नियति हूं। मीना चिल्लाई, तू मेरा मालिक नहीं, तू मेरे खून का कर्जदार है। एक तेज सफेद रोशनी चमकी और पोखर का पानी आसमान तक उठ गया। सब लोग जमीन पर गिर पड़े। जब रोशनी खत्म हुई तो जिंद गायब था और मीना की आत्मा सीधी खड़ी थी अपनी मां के सामने, पीली, शांत और बिल्कुल साफ। वह बोली, मां, अब मैं सचमुच आजाद हूं। और फिर धीरे से हवा में विलीन हो गई। लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई। पोखर का पानी शांत तो हो गया, पर भीतर कहीं से एक धीमी आवाज आई, कर्ज अभी बाकी है। गांव वाले डर गए। रत्नेश का चेहरा पीला पड़ गया। यह आवाज जिंद की नहीं है। वह फुसफुसाए। अमोल ने पूछा, तो किसकी है? रत्नेश ने भयभीत स्वर में कहा, उसकी, जिसे 100 साल पहले इस पोखर में बलि दिया गया था। जिंद सिर्फ उसका पहरेदार था। और इस तरह खुला एक और गहरा रहस्य। भक्दा दो समाप्त।